डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम कैसे होती है। कि आप सारी इनकम्स को ऐड करते हो, उसके अंदर से जो अमाउंट्स माइनस करने वाली होती हैं उनको माइनस करते हैं, और उसके बाद आपके पास नेट इनकम आ जाती है, और उसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस होता है, और फिर आप उसके ऊपर टैक्स लगा देते हो। पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद जो इनकम बचती है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो इन चीजों को डिटेल में देखेंगे इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं। In a personal income tax computation, we bring together for the tax year income from all sources, splitting the sources into non-saving, saving and dividend income. तो ये पहली चीज हो गई, हमने सारी इनकम्स को इकट्ठा किया और उनको कैटेगरीज में जो डिस्कस की हुई ऑलरेडी हमने नॉन सेविंग, सेविंग्स और डिविडेंड में कैटेगराइज कर दिया। इसके बाद जो टैक्स ईयर है आपका, जो इस दफा का टैक्स ईयर है या हर दफा का जो भी टैक्स ईयर होता है, वो 6 अप्रैल से शुरू होता है और 5 अप्रैल पे खत्म हो जाता है। तो इस दफा जो करंट रनिंग टैक्स ईयर है वो 23-24 है। और जस्ट लाइक एनी टैक्स ईयर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 अप्रैल एंड विल एंड एट 5 अप्रैल। इस पीरियड में जो इनकम्स अर्न करेगा कोई एक इंडिविजुअल, उसको इंक्लूड करेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे। तो ये कॉम्पिटिशन का पहला स्टेप है कि कैसे आपने सारी इनकम को इकट्ठा करना है। तो इसका डिटेल प्रोफार्मा देखेंगे। जो स्टेप्स हैं वो दोबारा से, टोटल इनकम इज ऑल इनकम सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। जो भी इनकम कोई कमाता है, जो भी इनकम जिस पे टैक्स लगना है, वो सब इकट्ठे करते हैं। ईच ऑफ द अमाउंट्स विच मेक अप टोटल इनकम इज कॉल्ड अ कंपोनेंट। तो हमने कंपोनेंट्स देख लिए कि एक नॉन सेविंग है, सेविंग है और एक डिविडेंड है। नेट इनकम इज द टोटल इनकम आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एंड ट्रेड लॉसेस। अगर हमने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट दी हुई है ऐसी, जो कि हम माइनस कर सकते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्वालिफाइंग लोन्स होते हैं, उनके ऊपर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होता है। और अगर किसी बिजनेस को लॉस हो गया है तो वो अपना लॉस भी माइनस कर सकता है। तो इन चीजों को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसे कहते हैं नेट इनकम। तो टोटल इनकम माइनस नेट इनकम। और उसके बाद फिर पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इज नेट इनकम लेस पर्सनल अलाउंस। ओके। तो स्टेप्स में सबसे पहले सारी इनकम्स को ऐड किया, अगर कोई चीज माइनस करने वाली है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट वगैरह, ट्रेड लॉसेस वगैरह, वो माइनस करने के बाद नेट इनकम आ गई। और उसके बाद फिर पर्सनल अलाउंस माइनस करना नेट इनकम में से, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम। अब जो प्रोफॉर्मा है इसका, किस तरीके से सारी चीजों को शो करना है, डिजाइन करना है एक फॉर्मेट में, वो ये है कि आपने 3 कॉलम बना लिए, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। और जो इनकम्स नॉन सेविंग की कैटेगरी में आती है उनको नॉन सेविंग में लिख लिया, और जो सेविंग्स में है वो सेविंग्स में, और जो डिविडेंड में डिविडेंड में। तो ये टोटल इनकम हो गई। तो नॉन सेविंग में ट्रेडिंग इनकम आती है, कारोबार वाली, नौकरी वाली, एम्प्लॉयमेंट इनकम, पेंशन इनकम, जो लोग बूढ़े होते हैं उनको पेंशन मिलती है। और अगर कोई बिजनेस में है, कोई प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, तो अगर उसकी कोई इनकम है जैसे कि रेंट वगैरह मिलता है, तो वो भी नॉन सेविंग ही होती है। और जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं ये सारे सेविंग्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो डिविडेंड्स होते हैं जी, दे कम इन द डिविडेंड्स कॉलम। तो सब ऐड कर दिए, टोटल इनकम आ गई। उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जो भी माइनस करने हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो नेट इनकम आएगी। पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे और आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स हैं जी। अब जो इनकम्स हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं, ऑलरेडी प्रोफार्मा से हम देख चुके हैं, फर्दर मोर उनको देख लेते हैं। जो इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है नॉन सेविंग, प्रोफार्मा में भी आपने देख लिया, पेंशन नॉन सेविंग, प्रॉफिट्स ऑफ ट्रेड नॉन सेविंग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉन सेविंग, इंटरेस्ट इनकम सेविंग दूसरा कॉलम, डिविडेंड्स तीसरा कॉलम। उसके बाद नॉन सेविंग जो है, अब इसके रूल्स आ गए कुछ, जो इनकम्स नॉन सेविंग के अंदर आती हैं उनके अंदर क्या क्या रूल्स उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो ये डिटेल में कवर होंगे कमिंग चैप्टर्स के अंदर। सेविंग इनकम पे अलग रूल्स होते हैं, उसके अलग टैक्स के रेट्स होते हैं, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक्स वगैरह में आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है, या और इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैंक एंड बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट्स, मोस्ट नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, एग्जांपल डायरेक्ट सेवर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको गिल्ड्स कहते हैं, सच एज ट्रेजरी स्टॉक्स एंड ऑन कंपनी, इन सब पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सब सेविंग इनकम है।
कुछ इनकम ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स कटा हुआ होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस आपका जो टैक्स है इसमें इस पेपर में एग्जामिनेबल नहीं है। इसके बाद जो भी आपके पास है जो आपको एग्जामिनेबल है, उसमें ये होता है कि जो भी इनकम मिलती है वो आपको पूरी मिलती है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें से कुछ कटा हुआ नहीं होता, तो ये एग्जामिनेबल है, आपके पेपर में इंक्लूडेड है, जिसमें कुछ भी अमाउंट माइनस नहीं होगी, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें जो भी मिलेगा इंटरेस्ट वो सारे का सारा टोटल होगा। इसके बाद कुछ इनकम्स ऐसी आ गई जो कि एग्जेम्प्ट हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो इसमें एक चीज आ जाती है आपका इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पैसा रखते हैं या शेयर्स खरीदते हैं, तो इसमें से जो इनकम मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स। दे आर देयर फॉर यूजफुल फॉर टैक्स प्लानिंग। तो अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हो तो आप इनमें पैसा रखवा देते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इनकी दो टाइप्स हैं जी, एक हो गया आपका कैश और एक हो गया आपका शेयर्स वाला कंपोनेंट। तो कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट और स्टॉक्स एंड शेयर्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, इसकी जो लिमिट है वो 20,000 है। टोटल अमाउंट जो इंडिविजुअल सेविंग में रख सकते हैं दैट इज 20,000। This can be invested in cash, stocks and shares or in any combination of two। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो हम इसमें पैसा रख सकते हैं, जिसके ऊपर हमें फ्री जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, फ्री ऑफ टैक्स होगा, वो 20,000 है, जो कि इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। An individual can withdraw money from flexible cash individual saving account and replace it in the same tax year without the replaced cash counting towards ISS subscription limit। तो वो कुछ पैसे निकाल सकता है, रिप्लेस कर सकता है, शेयर में भी डाल सकता है, अगर वो लिमिट के अंदर अंदर है। जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है उससे जो डिविडेंड्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप कोई किसी भी कंपनी में शेयर बाय करते हो या इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के शेयर्स बाय करते हो, तो जो उस पे डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है वो सबका सब एग्जेम्प्ट है, वेदर इट इज पेड आउट टू द इन्वेस्टर और रीटेन्ड एंड री इन्वेस्टेड विद ISA। अगर कोई पैसा नहीं निकालता और वो अपने इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट में ही वापस डलवा देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट को जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप सेल करते हो, तो अगर आपको कुछ फायदा हो जाता है कि आपने सस्ता खरीदा था, अब उसकी शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होता। जिस तरह से इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, इसी तरह से उसकी सेल पे जो गेन है वो भी एग्जेम्प्ट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेविंग इनकम nil rate band and the dividend nil rate band see later in the chapter means that ISAs are not as advantageous as they were previously। तो पहले तो लोगों के पास यही ऑप्शन होता था कि वो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दें, तो जो उनसे इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा वो माफ होगा। लेकिन रिसेंट टैक्स ईयर्स में HMRC ने, टैक्स अथॉरिटीज ने कुछ नील रेट बैंड इंट्रोड्यूस की हैं, जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। तो नील रेट बैंड का जो मीनिंग है वो ये कि आप अगर कुछ आपको सेविंग्स मिलती हैं तो उसमें से कुछ सेविंग्स आपको माफ है, यानी कि आपने कुछ पैसा कहीं रख पाया हुआ है और वहां से आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो वैसे ही माफ करती है, नील रेट बैंड इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। और अगर कोई डिविडेंड है तो उसको भी, उसकी भी एक सर्टेन अमाउंट एग्जाम्प्ट करती है, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे कितनी कितनी है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट अब इतना प्रॉफिटेबल और इतना एडवांटेजेस नहीं रहा। अच्छा, ये दूसरा ये आ गया कि जो ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जो कि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है और वो फॉल करते हैं एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स में, who have already used their saving income nil rate band will still benefit। तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा उनका पैसा है और उनको नील रेट बैंड नहीं मिली या उन्होंने यूज कर लिया, तो उनके लिए ये अभी भी फायदेमंद ही है जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। इसमें जो एक फायदा है जो सबके लिए है वो है कैपिटल गेन्स टैक्स, कि जब भी कभी आप इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट को भेजते हो और आपको फायदा होता है, तो चाहे आप छोटा टैक्स पेयर हो या आप एक ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत पैसा कमाता है, तो ये फायदा तो सबको ही मिलता है, क्योंकि सस्ता खरीदा होता है शेयर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट का और महंगा बेच देते हैं, तो फिर वो जो गेन होता है वो सबके लिए ही एग्जाम्प्ट है। तो ये ऐसा फायदा जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब कुछ ऐसे सेविंग इनकम्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं, जिसमें सेविंग सर्टिफिकेट्स और प्रीमियम बॉन्ड्स हैं, कि अगर आपका प्राइस निकल आता है तो एग्जेम्पशन है। सेविंग सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स
They may be fixed rate certificates or index linked and are for fixed terms of between 2 and 5 years. On maturity, the profit is tax exempt. The profit is often called interest. तो जब ये जो टाइम इनका होता है, जब वो पूरा होता है तो हम कहते हैं मेच्योरिटी टाइम आ गया, तो उस वक्त जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है यहाँ पे। सेकेंडली, जो अगर आप किसी का कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया है, कोई इनाम निकल आया, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके बाद जो टैक्स रिड्यूसर्स हैं, जो चीजें टैक्स को कम करती हैं, उन्हें कहते हैं क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। तो इसको जरा देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट में क्या आता है। तो ये आपकी जो टोटल इनकम थी उसमें से जो माइनस करते हैं चीजें, उसके बाद नेट इनकम आती है, तो ये वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है। तो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उस लोन पे इंटरेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग है। तो उसके लिए हर तरह का लोन नहीं है, स्पेसिफिक लोन्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड है। अगर हम उन लोन्स को लेंगे, बैंक से उधार लेंगे, तो उन पे जो इंटरेस्ट है वो हम माइनस कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम में से। तो पहला है जी, लोन टू बाय प्लांट और मशीनरी फॉर पार्टनरशिप यूज। कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन लिया है, तो और वो जो लोन है, इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन आउट। इफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज पार्टली और फॉर प्राइवेट यूज, द अलाउेबल इंटरेस्ट इज अ पोर्शन। तो अगर तो जो लोन है वो सारे का सारा नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो फिर सारे के सारा इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हो सकता, उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। देन लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी फॉर एम्प्लॉयमेंट यूज। अगर कोई बंदा लोन लेता है अपनी जॉब के लिए, कोई एसेट बाय करने के लिए, कोई लैपटॉप, कोई गाड़ी खरीदता है आने जाने के लिए दफ्तर, या कोई बाइक या कोई भी ऐसी चीज, तो उस पे जो उस बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भी माइनस है। अगेन प्राइवेट यूज के लिए उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। लोन टू बाय इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय कंट्रोल्ड कंपनी। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी कंपनी में, वो कंपनी अनकोटेड होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना हो, और उसमें उस इंडिविजुअल के एटलीस्ट 50% वोटिंग राइट्स होने चाहिए, जो भी एम्प्लॉई है। तो अगर ऐसा है तो फिर उस पे वो जो लोन है उस पे जो इंटरेस्ट है माइनस हो सकता है। लोन टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप। कोई बिजनेस है और आप उसमें पार्टनर बनना चाहते हो और आपने लोन ले लिया, तो उस लोन पे इंटरेस्ट भी है। और जब आप पार्टनरशिप से हट जाओगे, द इंडिविजुअल मस्ट बी अ पार्टनर अदर देन अ लिमिटेड पार्टनर एंड रिलीफ सीजेस व्हेन दे सीज टू बी अ पार्टनर। अगर आप पार्टनरशिप छोड़ देते हो तो फिर आप इंटरेस्ट को माइनस नहीं कर सकते। लोन टू इन्वेस्ट इन अ कोऑपरेटिव, ये भी एक बिजनेस होता है, और अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो अगर आपने लोन ले लिया है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर सकते हैं। फर्दर पॉइंट्स हैं जी इसके। An individual who pays interest on a loan in a tax year is entitled to relief in that tax year if the loan is for one of the following purposes। तो ये भी है, फर्दर आ रहे हैं जी कि और कौन कौन सा इंटरेस्ट माइनस होता है। So tax relief is given by deducting the interest from total income to calculate the net income for the tax year in which the interest is paid। तो जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो माइनस हो सकता है, और ये सबसे पहले माइनस होगा सेविंग इनकम से, फिर सबसे पहले नॉन सेविंग से, फिर सेविंग से, और लास्टली डिविडेंड से। तो ये सारा आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें हम हर जगह पे एक प्रायोरिटी रखेंगे कि सबसे पहले टैक्स भी नॉन सेविंग को लगेगा, फिर सेविंग को, और फिर डिविडेंड को। जो आपकी बैंड्स होंगी कि आपने कितनी ब्रैकेट्स हैं, कितने पे छोटा रेट लगता है, वो भी सबसे पहले नॉन सेविंग ही कंज्यूम करेगा, फिर सेविंग और फिर डिविडेंड। तो इसमें भी जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी पहले नॉन सेविंग से माइनस हो। तो नेक्स्ट सेशन में आगे चलेंगे।